जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती से रिलेटेड 200 प्रश्न आपके वन लाइनर का रहने वाला है विथ आंसर। यह नया सीरीज जो है आपका ट्रैफिक नियम, वाहन पाठ पुर्जे और ड्राइविंग कानून व प्रैक्टिकल जानकारी पर आधारित होगा। यह दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है आप लोगों को यूट्यूब पर बहुत ही कम देखने को मिलने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को जो है मजबूती से करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका भाग 4 यानी कि ट्रैफिक नियम से संबंधित प्रश्न संख्या 201 से लेकर के 260 तक के प्रश्न को करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 201 है कि भारत में ट्रैफिक नियम किस अधिनियम के तहत लागू होते हैं? तो वो होते हैं मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत। अगला है कि सड़क पर ब्रोकन वाइट लाइन, सड़क पर जो ब्रोकन वाइट लाइट होता है उसका क्या अर्थ है? तो लेन बदल सकते हैं। क्या होता है? तो लेन बदल सकते हैं, यानी कि इस तरह का जो लाइन होता है। अगला प्रश्न, सड़क पर कंटिन्यूअस वाइट लाइन का अर्थ? तो लेन क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि जो सीधा होगा उसमें जो है आप लेन क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगला है प्रश्न कि डबल कंटिन्यूअस लाइन का अर्थ क्या होता है? यानी कि डबल कंटिन्यूअस लाइन जो होता है वह इस तरह का होता है। इसका मतलब क्या होगा? तो हो जाएगा कि ओवरटेक और क्रॉसिंग वर्जित है, यानी कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं और क्रॉसिंग जो है आपका नहीं कर सकते हैं। रिवर्स गियर कब लगाना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा कि रिवर्स गियर कब लगाना मना है? तो हाईवे पर नहीं लगाना चाहिए। ट्रैफिक लाइट खराब हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो ट्रैफिक पुलिस या सावधानी से चलना। ओवर स्पीड जोन पर कौन सा चिन्ह होता है? तो गति सीमा बोर्ड रहता है। क्या रहता है? तो गति सीमा बोर्ड रहता है। अगला है प्रश्न कि ओवरलोड वाहन किस खतरे को बढ़ाता है? तो ब्रेक फेल और एक्सीडेंट को। डबल रोड पर गाड़ी किस तरफ रखनी चाहिए? तो लेफ्ट लेन में। स्टैंप लाइन पर गाड़ी खड़ा करने का क्या नियम है? तो सफ़ेद लाइन से पहले रुकना है। रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ी कब रोकना चाहिए? तो जब फाटक बंद हो तब। कब रोकना चाहिए? तो जब फाटक बंद हो तब रोकना चाहिए। अगला है प्रश्न, बिना फाटक वाली क्रॉसिंग पर क्या करना चाहिए? तो हॉर्न बजाना और धीरे पार करना। सड़क पर येलो बॉक्स जंक्शन का मतलब होता है कि वहाँ रुकना मना है। ग्रीन एरो सिग्नल का अर्थ क्या होता है? तो जिस तरफ आपका सिग्नल है उस तरफ ही जाना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए। अगला है प्रश्न कि पेडेस्ट्रियन सिग्नल में लाल आदमी का मतलब होता है रुकना। पेडेस्ट्रियन सिग्नल में हरे आदमी का मतलब होता है चलना। अगला है कि राउंड अबाउट में पहले किसे प्राथमिकता है? तो अंदर घूम रही गाड़ी को। ट्रैफिक पुलिस का हाथ ऊपर उठाना किसका संकेत है? तो सभी वाहन रुके। किसका संकेत होगा? तो सभी वाहन रुके। ट्रैफिक पुलिस का हाथ आगे बढ़ाना किसका संकेत है? तो सामने वाला वाहन रुके। याद रखिए कि ट्रैफिक पुलिस का हाथ जो है आगे बढ़ना किसका संकेत करता है? तो सामने वाले गाड़ी जो है वो रुके। स्कूल जोन में अधिकतम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, स्कूल जोन में अधिकतम स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहनी चाहिए। नो ओवरटेकिंग जोन किस जगह होता है? तो मोड़, पुल और क्रॉसिंग पर। कहाँ कहाँ होता है नो ओवरटेकिंग जोन? तो मोड़ पर, पुल पर और क्रॉसिंग पर। रात में हाई बीम से सामने आने वाले को दिक्कत क्यों होती है? तो आंखें चौधिया जाती हैं। एक्सीडेंट स्पॉट पर ट्रैफिक कैसे नियंत्रित करें? तो हजार्ड लाइट और रिफ्लेक्टर लगाए। अगला है प्रश्न कि हरे बोर्ड पर सफ़ेद अक्षर किसे दर्शाते हैं? तो दिशा संकेत का। नीले बोर्ड पर सफ़ेद अक्षर किसे दर्शाते हैं? तो सूचना संकेत का। लाल बॉर्डर वाले बोर्ड किसे दर्शाते हैं? तो प्रतिबंध संकेत। ड्राइवर को चौराहे पर क्या करना चाहिए? तो धीरे चलना चाहिए। क्या करना चाहिए चौराहे पर? तो धीरे चलना चाहिए। इंडिया में सड़क पर स्पीड लिमिट किस पर आधारित है? तो वाहन व सड़क का प्रकार पर। टी पॉइंट जंक्शन पर कौन सा संकेत मिलता है? तो क्या मिलता है? तो डेड एंड। ब्लाइंड स्पॉट से बचने का क्या उपाय है? तो शीशे का सही उपयोग। क्या हो जाएगा? तो शीशे का सही उपयोग। सीट बेल्ट का नियम कब लागू हुआ? तो 2002 में। याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सीट बेल्ट का नियम कब लागू हुआ है? तो 2002 में। भारत में रोड सेफ्टी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी में। भारत में रोड सेफ्टी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी में।
ड्रिंक या ड्राइव की अनुमति किस देश में है? तो किसी में नहीं है। भारत में हाईवे पेट्रोल किसका काम है? तो राज्य पुलिस का। भारत में जो हाईवे पेट्रोलिंग जो करती है वो कौन करती है? तो राज्य के पुलिस करती हैं। वाहन को लेफ्ट टर्न पर कौन सा इंडिकेटर देना चाहिए? तो बायां। दायां मोड़ लेने पर कौन सा इंडिकेटर? तो दायां। हॉर्न का अत्यधिक प्रयोग किस नियम का उल्लंघन है? तो नॉइज पोल्यूशन रूल किसका? तो नॉइज पोल्यूशन रूल नियम का उल्लंघन है। सड़क पर क्रॉस मार्क क्या दर्शाता है? तो रेलवे क्रॉसिंग। याद रखिएगा, सड़क पर क्रॉस मार्क क्या दर्शाता है? तो रेलवे क्रॉसिंग। स्टॉप चिन्ह किस आकार का होता है? तो अष्टभुज आकार का। किस आकार का? तो अष्टभुज आकार का होता है। डेंजर वार्निंग चिन्ह किस आकार का होता है? तो त्रिकोण होता है। कैसा होता है? तो त्रिकोण, यानी कि इस तरह का होता है। अगला है मैंडेटरी साइन किस आकार का होता है? तो गोलाकार होता है। कैसा? तो गोलाकार होता है। नो पार्किंग बोर्ड किस रंग का होता है? तो नीला गोला प्लस लाल का बॉर्डर, यानी कि नीला जो होगा वो गोला होगा और बॉर्डर जो होगा आपका कैसा होगा? तो लाल का होगा। चलिए अगला है प्रश्न की डीड एंड रोड का संकेत कैसा होता है? तो आयताकार बोर्ड। ओवर ब्रिज का संकेत कैसा होता है? तो त्रिकोण में पुल का चित्र। कैसा होता है ओवर ब्रिज का? तो त्रिकोण में पुल का चित्र होता है। त्रिकोण में पुल का चित्र, याद रखिएगा। अगला है कि अंडरपास का संकेत क्या दर्शाता है? तो नीचे से गुजरने का रास्ता। अंडरपास का जो संकेत होता है ना आपका, वो नीचे से गुजरने का रास्ता होता है। गाड़ी चलाते समय किस हाथ से सिग्नल देना चाहिए? तो बायां हाथ से। किस हाथ से? तो बायां हाथ से। स्लो मूविंग व्हीकल पर कौन सा चिन्ह होता है? तो लाल त्रिकोण होता है। कैसा होता है? तो लाल त्रिकोण होता है, यानी कि इस तरह का। चलिए अगला है कि एक्सीडेंट जोन में ड्राइवर को क्या करना चाहिए? तो धीरे चलना चाहिए। ओवरटेकिंग का नियम किस नियम में है? तो मोटर व्हीकल एक्ट में। मोटर व्हीकल एक्ट किस में? तो 1988 में, 1988 में। सड़क पर एनिमल क्रॉसिंग साइन का क्या मतलब है? यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि जानवर निकल सकते हैं। ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ब्रिटेन में। कहाँ पर हुआ है ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार? तो ब्रिटेन में हुआ है, याद रखिएगा। भारत में पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ लगा? तो मुंबई में। भारत में पहला ट्रैफिक सिग्नल कहाँ लगा है? तो मुंबई में। नाइट रिफ्लेक्टर जैकेट किसे पहनना चाहिए? तो ड्राइवर या हेल्पर को। सीट बेल्ट से मृत्यु दर कितनी कम होती है? तो लगभग 50% कम होती है। ओवर स्पीड एक्सीडेंट का प्रतिशत कितना है? तो 70%। ओवर स्पीड एक्सीडेंट का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 70। भारत में मोटर वाहन बीमा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो IRDA के द्वारा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के पीछे कौन सा चिन्ह होना चाहिए? तो रिफ्लेक्टर टाइप होना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल पर रिफ्लेक्टर किस रंग का होता है? तो पीला या लाल रंग का। गाड़ी के हॉर्न का स्टैंडर्ड DB यानी कि डेसिबल कितना होना चाहिए? तो 80 से 100 डेसिबल। सड़क पर व्हाइट एरो पेंटेड किसका संकेत है? तो दिशा का। अगला है भाग 5। भाग 5 में क्या है? तो वाहन के पाठ पुर्जे। चलिए तो प्रश्न है इंजन ऑयल का मुख्य काम क्या है? तो घर्षण कम करना। कूलेंट का रंग क्या होता है? तो हरा गुलाबी। गियर ऑयल कहाँ डाला जाता है? तो गियर बॉक्स में डाला जाएगा। ब्रेक ऑयल किस सिस्टम में प्रयोग होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक में होता है। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता है या नहीं? तो नहीं होता है। बैटरी में कौन सा धातु प्रयोग होता है? तो सीसा। बैटरी का वोल्टेज कितना होता है? तो 12 वोल्ट का होता है। इंडिकेटर बल्ब का रंग क्या होता है? तो नारंगी। कैसा होगा? तो नारंगी हो जाएगा, याद रखिएगा। रिवर्स लाइट का क्या संकेत है? तो सफ़ेद। पार्किंग लाइट का रंग तो हो जाएगा सफ़ेद। कैसा हो जाएगा? तो रिवर्स लाइट और पार्किंग लाइट का रंग हो जाएगा आपका सफ़ेद। कार का हेडलाइट किस प्रकार की लाइट होती है? तो हाइलोजन या LED। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है? तो 6:1 से 10:1। डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो में कितना होता है? तो 14:1 से 23:1। टर्बोचार्जर किसे बढ़ाता है? तो इंजन की पावर को। किसको बढ़ाता है? तो इंजन के पावर को। गाड़ी के गियर में नाइलॉन क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि मजबूती के लिए होता है। किसके लिए? तो मजबूती के लिए।
रेडिएटर फैन किस से चलता है? तो बोल्ट या इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। सिलेंडर हेड किससे बना होता है? तो कास्ट आयरन या एल्युमिनियम से। स्टार्टर की घुमाने पर सबसे पहले क्या सक्रिय होता है? तो स्टार्टर मोटर सक्रिय होता है। क्या होता है? तो स्टार्टर मोटर। इंजन का कौन सा स्ट्रोक पावर स्ट्रोक कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो कॉम्बिनेशन स्ट्रोक कहलाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में कितने चक्र होते हैं? तो 4। कौन कौन सा? तो इंटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। 2 स्ट्रोक इंजन का फ़ायदा क्या है? तो हल्का और ज़्यादा पावर। 2 स्ट्रोक इंजन का नुकसान तो ज़्यादा ईंधन खपत करता है और प्रदूषण फैलाता है। बैटरी का चार्ज मापने का उपकरण है हाइड्रोमीटर। हेडलाइट का प्रकाश किस यूनिट में मापा जाता है? तो ल्यूमेन में। हेडलाइट का जो प्रकाश होता है वो किस में मापते हैं? तो ल्यूमेन में, याद रखिएगा। इंजन सिलेंडर में घिसावट रोकने के लिए क्या होता है? तो पिस्टन रिंग होता है। मफलर का दूसरा नाम क्या है? तो साइलेंसर। गियर रेडियो बदलने का काम कौन करता है? तो गियरबॉक्स। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या क्या शामिल है? तो क्लच, गियरबॉक्स, प्रोपलर, सॉफ्ट डिफरेंशियल, एक्सल। अगला है कि प्रोपलर सॉफ्ट कहाँ प्रयोग होता है? तो इंजन से डिफरेंशियल तक पावर पहुँचाने में प्रयोग होता है। अगला है कि स्टीयरिंग व्हील की घुमाव किस दिशा जो है किससे नियंत्रित करती हैं? स्टीयरिंग व्हील की घुमाव दिशा किससे नियंत्रित करती हैं? तो फ्रंट व्हील को करती हैं। शॉक ऑब्जर्वर किसे रोकता है? तो कंपन व झटके को। फ्यूल पंप का काम तो टैंक से ईंधन खींचना। क्या हो जाएगा? तो टैंक से ईंधन खींचना हो जाएगा। ऑयल फिल्टर का कार्य क्या है? तो तेल की अशुद्धियों रोकना। क्या? तो तेल की अशुद्धियाँ को रोकना। एयर फिल्टर का कार्य हो जाएगा धूल मिट्टी रोकना। डीजल इंजन में कौन सा फिल्टर जरूरी है? तो फ्यूल फिल्टर। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस किससे मापी जाती है? तो ज़मीन से चेचिस तक। हैंड ब्रेक किससे जुड़ा होता है? तो केबल से। स्टीयरिंग गियर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लीवर सिस्टम पर। स्टीयरिंग जो गियर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लीवर सिस्टम पर। डिफरेंशियल गियर किस पर आधारित होता है? तो रियर एक्सल पर। पावर स्टीयरिंग किससे से चलता है? तो हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक से। एलो व्हील किस धातु से बनते हैं? तो एल्युमिनियम से। क्रॉस प्लाई टायर का फ़ायदा क्या है? तो मजबूत होता है। अगला है कि रेडियल टायर का फ़ायदा तो ज़्यादा माइलेज देता है। ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा क्या होगा? तो पंचर धीरे धीरे होता है। व्हील ब्लैंकिंग क्यों ज़रूरी है? तो कंपन रोकने के लिए। व्हील एलिगमेंट का काम क्या है? तो पहिया का कोण सही करना। क्या हो जाएगा? तो पहिया का कोण सही करना। दोस्तों, अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इस क्लास का जो पीडीएफ है वो दिया जाता है। चलिए, तो प्रश्न है कि टेक्नोमीटर क्या मापते हैं? तो इंजन का आरपीएम। एमीटर क्या मापता है? तो बैटरी का करंट। वोल्ट मीटर तो बैटरी का वोल्टेज। फ्यूल गैज जो होता है वो क्या बताता है? तो ईंधन की मात्रा बताता है। क्या होता है? तो फ्यूल गैज जो होता है वो ईंधन की मात्रा को बताता है। अगला है कि ऑयल प्रेशर गज का कार्य। तो इंजन ऑयल का दबाव। टेम्परेचर गज कहाँ का तापमान बताता है? तो इंजन का या कूलेंट का। हॉर्न रिले का काम क्या है? तो विद्युत प्रवाह नियंत्रित करना। क्या हो जाएगा? तो हॉर्न रिले का काम हो जाएगा विद्युत प्रवाह का नियंत्रित करना। फ्यूज किस काम आता है? तो शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए। रिले का उपयोग क्यों होता है? तो हाई करंट उपकरण चलाने में होता है। हेडलाइट में रिफ्लेक्टर का काम क्या है? तो रोशनी को केंद्रित करना। स्पार्क प्लग का गैप कितना होना चाहिए? तो 0.6 से 1.3 मिमी। इंजन नॉक किस कारण होता है? तो खराब फ्यूल या गलत टाइमिंग से। फ्यूल इंजेक्टर कहाँ प्रयोग होता है? तो डीजल इंजन में। याद रखिएगा, ये सही प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए, तो प्रश्न है कैटेलिटिक कन्वर्टर का कार्य तो प्रदूषण कम करना। BS-VI इंजन में कौन सा उपकरण जरूरी है? तो DPF यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अगला है टर्बो चार्जर किस गैस से चलता है? तो एग्जस्ट गैस। इंटरकूलर किसके लिए होता है? तो एयर ठंडी के लिए। ग्रेंग केस में क्या रहता है? तो इंजन ऑयल रहता है।
क्रेंक केस में, याद रखिएगा। फ्लाई व्हील किस काम आता है? तो ऊर्जा स्टोर करना। टाइमिंग बेल्ट किसे नियंत्रित करती है? तो हो जाएगा क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट के लिए। इग्निशन कॉइल का क्या कार्य है? तो वोल्टेज बढ़ाना। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है करंट को सही सिलेंडर में भेजना। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर का काम करंट को सही सिलेंडर में भेजना। ग्लो प्लग कहाँ प्रयोग होता है? तो डीजल इंजन में। ग्लो प्लग कहाँ पर प्रयोग होता है? तो डीजल इंजन में प्रयोग होता है। अगला है कि मैनीफोल्ड किसे कहते हैं? तो हवा और गैस का रास्ता होता है कौन? तो मैनीफोल्ड होता है। अगला है भाग 6। भाग 6 में क्या है? तो ड्राइविंग कौशल व कानून। ड्राइविंग कौशल व कानून से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है कि लर्नर लाइसेंस कितने महीने तक वैध होता है? तो 6 महीने तक। कितने महीने तक? तो 6 महीने तक। परमानेंट लाइसेंस किस टेस्ट पर निर्भर करता है? तो प्रैक्टिकल टेस्ट पर। LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल और HMV का मतलब हैवी मोटर व्हीकल हो जाएगा। इससे पिछले क्लास में मैंने ये 2 प्रश्न जो है कंप्लीट करवा दिए थे। चलिए अगला है HTV का मतलब। HTV का मतलब हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। LCV का मतलब हो जाएगा लाइट कमर्शियल व्हीकल। प्रश्न है मिनी बस किस श्रेणी की है? तो ट्रांसपोर्ट की हो जाएगा। बिना बीमा गाड़ी चलाना किस कानून का उल्लंघन है? तो मोटर व्हीकल एक्ट। भारत में हिट एंड रन केस का मुआवजा कौन देता है? तो सरकार देती है। टैक्सी पर रूफ लाइट किस लिए होती है? तो हायर फ्री के लिए। मेटेरियल टैक्सी किसे कहते हैं? तो किराया मीटर वाली टैक्सी को। फायर मीटर किसे दर्शाता है? तो यात्रा दूरी व किराया को। ऑटो रिक्शा किस श्रेणी का वाहन है? तो ट्रांसपोर्ट का। ऑटो रिक्शा किसका हो जाएगा? तो ट्रांसपोर्ट का हो जाएगा। नाइट ड्राइविंग में स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो दिन से कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए दिन में अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है? तो दिन में अगर मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कह रहा है कि नाइट ड्राइविंग में स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए? तो दिन से कम। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर 50 है, तो अगर दिन में हम 50 की स्पीड से चलाते हैं तो रात में हम कितना से चलाएंगे? तो लगभग 35 और 40 के बीच ही चलाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में फायर एक्सटिंग्यूशर क्यों होता है? तो सुरक्षा हेतु। भारत में अधिकतम स्पीड किसके लिए तय है? तो एक्सप्रेस वे के लिए। सीट बेल्ट रूल किसे लागू है? तो सभी 4 पहिया वाहन में। PUC सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? तो अधिकृत केंद्र से। इंश्योरेंस पॉलिसी का दस्तावेज क्या कहलाता है? तो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस। व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय रोड टैक्स कौन लेता है? तो रोड टैक्स कौन लेगा? तो RTO लेगा। लर्नर लाइसेंस के साथ कौन बैठ सकता है? तो परमानेंट लाइसेंस धारक। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग क्या होता है? तो खाकी या सफ़ेद। ट्रैफिक पुलिस हाथ में कौन सा उपकरण रखता है? तो बैटन। ब्रेथ एनालाइजर किसे मापता है? तो शराब की मात्रा को मापता है। किसे मापता है? तो शराब की मात्रा को। स्पीड रडार किस काम आता है? तो वाहन की स्पीड मापने में। रिफ्लेक्टर जैकेट किसे पहनना चाहिए? तो चालक व परिचालक को। किसको? तो चालक व परिचालक को। इमरजेंसी ट्रेंगल किस रंग का होता है? तो लाल रंग का। एक्सीडेंट में घायल की मदद न करना अपराध है? तो हाँ। इंश्योरेंस क्लेम किसे दिया जाता है? तो वाहन मालिक या पीड़ित को दिया जाता है इंश्योरेंस क्लेम। अगला है प्रश्न संख्या 360। रोड सेफ्टी वीक कब मनाया जाता है? तो जनवरी में। हेलमेट ISI मार्क किसे दर्शाता है? तो सुरक्षा मानक को। क्रैश हेलमेट का वजन कितना होना चाहिए? तो 700 से 1200 ग्राम। हेड रेस्ट का काम क्या है? तो गर्दन की सुरक्षा। क्या हो जाएगा? तो गर्दन की सुरक्षा हो जाएगा। ABS का पूरा नाम क्या है? तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? तो A से एंटी, B से ब्रेकिंग हो जाएगा, यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग, और S से सिस्टम हो जाएगा। EBD का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ESP का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। एयर बैग कितने मिली सेकेंड में खुलता है? तो 30 से 50 मिली सेकेंड में एयर बैग खुल जाता है। अगला है प्रश्न, चिल्ड लॉक कहाँ होता है? तो कार का पिछला दरवाजा होता है। पावर विंडो किस ऊर्जा से चलता है? तो इलेक्ट्रिक से। अगला है क्रूज कंट्रोल किसे कहते हैं? तो स्वतः गति नियंत्रण को कहते हैं। किसको? तो स्वतः गति नियंत्रक को। अगला है प्रश्न की हैंड ब्रेक को और क्या कहते हैं? तो पार्किंग ब्रेक। डिपर लाइट का प्रयोग कब करें? तो सामने वाहन आने पर। हजार्ड लाइट
कब जलाना चाहिए? तो गाड़ी खराब होने पर। रेन सेंसर किस काम आता है? तो वाइपर ऑटो चालू करना। स्पीड लिमिटर किसका हिस्सा है? तो सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। कौन? तो स्पीड लिमिटर। इमोबाइलाइजर जो है उसका क्या कार्य है? तो चोरी को रोकना। सेंट्रल लुकिंग किससे से नियंत्रित है? तो इलेक्ट्रिक से। रियर पार्किंग सेंसर किससे बताता है? तो पीछे बाधा को। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या हो जाएगा? तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओवरटेकिंग केवल कब करना चाहिए? तो जब सड़क साफ हो तब। राइट ऑफ वे का नियम किस प्राथमिकता देता है? तो पहले से चल रहे वाहन को। ओवरटेकिंग लेफ्ट से कब मुड़ सकते हैं? तो जब दाहिने वाहन मुड़ रहा हो। फॉग में किस लाइट का प्रयोग होता है? तो फॉग लैम्प का। हिल ड्राइविंग में कौन सा गियर लगाना चाहिए? तो लो गियर। डाउन हिल ड्राइव में क्या करना चाहिए? तो ब्रेक और लो गियर लगाना चाहिए। हाईवे पर इमरजेंसी फ़ोन बूथ क्यों होता है? तो दुर्घटना सूचना के लिए। टोल प्लाजा पर फास्टैग किस लिए है? तो ऑटोमेटिक टोल भुगतान के लिए। स्पीड कैमरा किस लिए है? तो स्पीड मॉनिटर के लिए। जेब्रा क्रॉसिंग पर कौन प्राथमिकता है? तो पैदल यात्री। ड्राइवर ड्यूटी हॉर्स किसे कहते हैं? तो कार्य अवधि को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ड्राइवर ड्यूटी हॉर्स। ट्रांसपोर्ट ड्राइवर को मेडिकल चेकअप कितने समय पर जरूरी है? तो हर 5 वर्ष पर। व्हीकल फिटनेस टेस्ट कितने समय पर जरूरी है? तो 2 वर्ष पर होता है। ब्लैक स्मोक किसका संकेत है? तो खराब का। वाइट स्मोक किसका संकेत है? तो कूलेंट लीक का। और ब्लू स्मोक तो हो जाएगा इंजन ऑयल का जलना का। ओवर हीटिंग किस कारण होता है? तो रेडिएटर खराब होने के कारण। ब्रेक फेलर का कारण है? तो ब्रेक ऑयल लीक। टायर ब्रुस्ट किस कारण होता है? तो ओवरलोड या कम हवा के कारण। स्टीयरिंग जाम किस कारण होता है? तो स्टीयरिंग फेलर के कारण, यानी कि स्टीयरिंग फेल हो गया है। और आज का लास्ट है प्रश्न, सुरक्षित ड्राइविंग का पहला नियम क्या है? तो ट्रैफिक नियम का पालन करना। क्या है? तो सुरक्षित ड्राइविंग का पहला नियम हो जाएगा कि ट्रैफिक नियम का पालन करना। दोस्तों भाग 3 में दिया गया है गाड़ी के पार्ट्स व तकनीकी ज्ञान। प्रश्न संख्या 101 है कि इंजन के सिलेंडर में पिस्टन की ऊपर नीचे गति को किस यंत्र से घूर्णन गति में बदला जाता है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंजन के सिलेंडर में पिस्टन की ऊपर नीचे गति को किस यंत्र से घूर्णन गति में बदला जाता है? तो वह बदला जाता है क्रैंक सॉफ्ट में। किस में? तो क्रैंक सॉफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 102, इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या दर्शाता है? इंजन का जो आपका कंप्रेशन रेशियो होता है वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है कि सिलेंडर में वायु ईंधन संपीड़ित का अनुपात। क्या दर्शाता है? तो सिलेंडर में वायु ईंधन संपीड़न का अनुपात दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 3, डीजल इंजन में प्रज्वलन किस कारण होता है? डीजल इंजन में प्रज्वलन किस कारण से होता है? तो उच्च दाब एवं तापमान के कारण। किसके कारण? तो उच्च दाब एवं तापमान के कारण होता है। अगला है प्रश्न संख्या 104, रेडिएटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रेडिएटर का उपयोग जो किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका किसके लिए? तो शीतलन प्रणाली के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि MPFI का पूरा रूप क्या है? यानी कि MPFI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 106, बैटरी का सामान्य वोल्टेज कितना होता है? बैटरी का जो आपका सामान्य वोल्टेज होता है वह कितना वोल्टेज का होता है? तो 12 वोल्ट का होता है। कितना? तो 12 वोल्ट का। अगला है प्रश्न संख्या 107, स्टार्टर मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टार्टर जो मोटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है प्रश्न अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का कार्य क्या है? अल्टरनेटर का कार्य हो जाएगा यानी कि बैटरी चार्ज करना व विद्युत आपूर्ति करना। याद रखिएगा AC पूछ रहा है AC और DC के बारे में, तो इसका क्या कार्य हो जाएगा? तो बैटरी चार्ज करना व विद्युत आपूर्ति करना। अगला है प्रश्न संख्या 109, इंजन में लैब्रिकेशन सिस्टम का उद्देश्य।
इंजन में लुब्रिकेशन सिस्टम का उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो घर्षण व घिसाव कम करना। याद रखिएगा, घर्षण व घिसाव कम करना हो जाएगा इसका उद्देश्य। गाड़ियों में टर्बोचार्जर का प्रयोग किस हेतु होता है? गाड़ियाँ में जो टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो शक्ति व टॉर्क बनाने हेतु। किसके लिए, तो शक्ति व टॉर्क बनाने हेतु टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 111। इंजन के बल्ब का संचालन किससे होता है? इंजन का जो बल्ब होता है उसका संचालन किससे होता है, तो होता है कैम सॉफ्ट से। किससे, तो कैम सॉफ्ट से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न की गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर क्या करता है? गाड़ी में जो आपका शॉक ऑब्जर्वर जो होता है वो उसका कार्य क्या है, तो हो जाएगा कि झटकों को कम करना। क्या करना, तो झटकों को कम करना इसका कार्य हो जाएगा। अगला है प्रश्न चेचिस क्या है? चेचिस क्या है, तो चेचिस हो जाएगा कि वाहन की मूल फ्रेम संरचना। वाहन की मूल फ्रेम संरचना जो होता है उसी को जो है आपको चेचिस कहा जाता है, याद रखिएगा। तो अगला है प्रोपेलर सॉफ्ट। प्रोपेलर सॉफ्ट किस जोड़ता है, तो वह जोड़ता है गियर बॉक्स को डिफरेंशियल से। किसको, तो गियर बॉक्स को डिफरेंशियल से जोड़ता है। अगला है कि 4 स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक इंजन की शक्ति उत्पन्न करते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन में जो होता है आपका वह कितने स्ट्रोक ईंधन की शक्ति उत्पन्न करते हैं, तो हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 116। कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा प्रदूषण कम करना। प्रदूषण को कम करना हो जाएगा इसका प्रमुख कार्य। अगला है EFI का पूर्ण रूप। EFI का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। क्या हो जाएगा, तो EFI का अगर पूर्ण रूप पूछे तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि डिस्क ब्रेक में लगाने हेतु किसका प्रयोग होता है? डिस्क ब्रेक में ब्रेक लगाने हेतु किसका प्रयोग होता है, तो कैलिपर व पैड का। किसका, तो कैलिपर एवं पैड का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि टायर ट्रेड का कार्य क्या है? टायर ट्रेड का कार्य क्या हो जाएगा, तो इसका कार्य हो जाएगा सड़क पकड़ व घर्षण सुधारना। क्या हो जाएगा, तो सड़क पकड़ व घर्षण सुधारना। अगला है प्रश्न फ्यूल इंजेक्टर का उद्देश्य। फ्यूल इंजेक्टर का उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो ईंधन को दाब से सिलेंडर में पहुंचाना। ईंधन को दाब से सिलेंडर में पहुंचाना फ्यूल इंजेक्टर का उद्देश्य हो जाएगा। वाहन में किंग पिन किस भाग में प्रयुक्त होता है? वाहन में जो आपका किंग पिन होता है वह किस भाग में प्रयुक्त होता है, तो वह होता है स्टीयरिंग प्रणाली में। किस में, तो स्टीयरिंग प्रणाली में किंग पिन जो है वह प्रयुक्त किया जाता है। RPM मीटर का कार्य क्या है? RPM मीटर का क्या कार्य हो जाएगा, तो इसका कार्य हो जाएगा कि इंजन की घूर्णन गति बताना। इंजन की घूर्णन गति बताना, यानी कि कितना का स्पीड से वाहन चल रहा है, इसको कौन बताता है, तो RPM मीटर। याद रखिएगा। बॉल बेयरिंग का प्रयोग किस उद्देश्य से होता है? बॉल बेयरिंग का जो उपयोग किया जाता है वह किस उद्देश्य से किया जाता है, तो वह किया जाता है कि घर्षण कम कर सुचारू घूर्णन हेतु, यानी कि घर्षण कम करे और सुचारू घूर्णन करे, यानी कि एकदम बेहतरीन ढंग से वह काम करे, इसीलिए जो है आपको बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑयल फिल्टर का प्रयोग किस लिए है, तो वो हो जाएगा आपका इंजन तेल की अशुद्धियाँ हटाने के लिए। किसके लिए, तो इंजन तेल की अशुद्धियाँ को हटाने के लिए ऑयल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न कि टैकोमीटर किसे मापता है? टैकोमीटर जो होता है वो किसको मापता है, तो इंजन का RPM। किसको, तो इंजन का RPM को मापता है। अगला है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा कि सड़क झटकों को कम करना। सड़क झटकों को कम करना सस्पेंशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। अगला है प्रश्न कि गाड़ी में हॉर्न किस प्रकार की ऊर्जा से कार्य करता है?
गाड़ी में हॉर्न किस प्रकार की ऊर्जा से कार्य करता है? तो वह विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा, याद रखिएगा। स्पीड गवर्नर का उपयोग किस लिए होता है? स्पीड गवर्नर का उपयोग किस लिए होता है? तो स्पीड गवर्नर का उपयोग किस लिए होता है? तो वह होता है कि वाहन की गति नियंत्रित करने हेतु, वाहन की गति नियंत्रित करने हेतु स्पीड गवर्नर का उपयोग होता है। अगला है ग्लो प्लग। ग्लो प्लग किस इंजन में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है ग्लो प्लग डीजल इंजन में प्रयुक्त। किस में होता है? तो डीजल इंजन में। अगला है प्रश्न की ओवर ड्राइव गियर का कार्य। ओवर ड्राइव गियर का क्या कार्य होता है? तो होता है कि ईंधन दक्षता व हाईवे गति बढ़ाना। क्या हो जाएगा? तो ईंधन दक्षता व हाईवे गति बढ़ाना ओवर ड्राइव गियर का कार्य होता है। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपको जो है इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। किसके लिए? तो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या फिर बिहार पुलिस ड्राइवर, या अन्य किसी भी एग्जाम्स हो। तो आप लोग अगर इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां से ज्वाइन करके इस क्लास का जो है आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का कंटिन्यू स्टार्ट रखते हैं। प्रश्न है कि हैंड ब्रेक किस कार्य पर जो है वो कार्य करता है? हैंड ब्रेक जो होता है आपका, वो किस से कार्य पर जो है वो कार्य करता है? तो होता है पिछला पहिया पर कार्य करता है। किसके ऊपर? तो पिछला पहिया के ऊपर कार्य करता है। चलिए अगला है कि टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है? प्रश्न है टाइमिंग बेल्ट। आप लोगों को पता होगा कि टाइमिंग बेल्ट का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है? तो होता है कि क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट को समन्वयित करने हेतु। किसके लिए? तो क्रैंक सॉफ्ट और कैम सॉफ्ट को समन्वयित करना इसका कार्य होता है, याद रखिएगा। अगला है व्हील एलिगमेंट। व्हील एलिगमेंट किस कारण किया जाता है? तो वह होता है टायर घिसाव रोकने हेतु, वाहन की दिशा संतुलित रखने हेतु और ईंधन दक्षता हेतु। यानी कि इन सभी के लिए जो है इसका कार्य किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो जाएगा आपका पास्कल के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है कि एयर बैग किस यंत्र द्वारा सक्रिय होता है? एयर बैग जो होता है वह किस यंत्र के द्वारा सक्रिय होता है? तो होता है सेंसर के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेंसर के द्वारा यह सक्रिय होता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न फ्यूज का उद्देश्य। फ्यूज का क्या उद्देश्य हो जाएगा? तो आंतरिक धारा से सर्किट को सुरक्षित रखना, यानी कि अतिरिक्त हो जाएगा। अतिरिक्त धारा से सर्किट को सुरक्षित रखना फ्यूज का कार्य हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न गियर रेशियो। गियर रेशियो किसे दर्शाता है? तो वह दर्शाता है ड्राइव गियर व ड्रिवेन गियर के दांतों का अनुपात। ड्राइव गियर व ड्रिवेन गियर के दांतों का अनुपात को गियर रेशियो दर्शाता है। अगला है क्लच किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्लच जो होता है आपका वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह कार्य करता है घर्षण बल के सिद्धांत पर। किसके ऊपर? तो घर्षण बल के ऊपर क्लच कार्य करता है। अगला है ओडोमीटर किसे दर्शाता है? ओडोमीटर क्या है? तो ओडोमीटर किसे दर्शाता है? तो ओडोमीटर हो जाएगा आपका कुल चली गई दूरी। क्या? तो कुल चली गई दूरी को कौन मापता है? तो ओडोमीटर। अगला है ड्राइव सॉफ्ट। ड्राइव सॉफ्ट याद रखिएगा, ड्राइव सॉफ्ट का कार्य क्या हो जाएगा? तो गियर बॉक्स से पहियों तक शक्ति पहुंचाना। क्या हो जाएगा? तो गियर बॉक्स से पहियों तक शक्ति पहुंचाना ड्राइव सॉफ्ट का कार्य हो जाएगा। अगला है कि इंजन में डेटोनेशन किस कारण से होता है? इंजन में जो आपका डेटोनेशन होता है वो किस कारण से होता है? तो वह होता है आपका ईंधन का समय से पहले जलना। क्या होता है? तो ईंधन का समय से पहले जलना इंजन में डेटोनेशन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की क्रैंक केस किस भाग से संबंधित है? तो इंजन से। किससे हो जाएगा? तो इंजन से हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो बैटरी के अम्ल की घनत्व के माप के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइलेंसर का कार्य क्या हो जाएगा? तो शोर एवं ध्वनि कम करना। क्या हो जाएगा? तो
साइलेंसर का कार्य हो जाएगा शोर एवं ध्वनि को कम करना हो जाएगा। अगला है प्रश्न पार्किंग। पार्किंग सेंसर किस तकनीक पर आधारित है? पार्किंग जो सेंसर होता है वो किस तकनीक पर आधारित होता है? तो वो होता है अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर। किसके ऊपर? तो अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर आधारित रहता है। रिले का प्रयोग किस लिए होता है? रिले का प्रयोग किस लिए होता है? तो भारी धारा को कम धारा द्वारा नियंत्रित करने हेतु रिले का प्रयोग किया जाता है। व्हील बैलेंसिंग के आवश्यक है, तो वह आवश्यक हो जाएगा टायर में कंपन रोकने के लिए। किसके लिए? तो टायर में कंपन रोकने के लिए। अगला है आइग्निटेशन कॉइल का कार्य। आइग्निटेशन कॉइल का कार्य हो जाएगा कि उच्च वोल्टेज पैदा कर स्पार्क प्लग को देना, यानी कि उच्च वोल्टेज पैदा कर स्पार्क प्लग को देना आइग्निशन कॉइल कहलाता है, इसका कार्य कहलाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि कैम्बल एंगल का संबंध किससे है? कैम्बल एंगल का संबंध हो जाएगा आपका किससे? तो टायर के झुकाव से, याद रखिएगा। किससे? तो टायर के झुकाव से कैम्बल एंगल का संबंध हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्नोक सेंसर। क्नोक सेंसर का उपयोग जो है आपके किसके लिए होता है? तो इंजन में अनचाहे कंपन व विस्फोट पहचानने के लिए। किसके लिए? तो क्नोक सेंसर का उपयोग होता है इंजन में अनचाहे, यानी कि जितना चाहे उतना कंपन व विस्फोट पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है भाग 4। भाग 4 हो जाएगा आपका मोटर वाहन अधिनियम व ट्रैफिक नियम से संबंधित है, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम व ट्रैफिक से संबंधित प्रश्न आपके कितने हैं? तो 50 इस क्लास में करने वाले हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है? तो ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित हो जाएगा आपका धारा 3, याद रखिएगा। अगला है बिना पंजीकरण के वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? क्या है? तो बिना पंजीकरण के वाहन चलाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो वह जाएगा आपका धारा 39। धारा 39 के तहत हो जाएगा आपका कि बिना पंजीकरण वाहन को चलाना वह दंडनीय अपराध है, याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न की सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित किया जाता है? सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना किस धारा के अंतर्गत अधिरोपित किया जाता है? तो वह जाएगा आपका धारा 177। याद रखिएगा कि धारा 177 के तहत जो है वो सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? यानी कि अगर आप लोग नशे की हालत में गाड़ी का जो है आप लोग संचालन करते हैं सुचारू रूप से, तो उस समय पर आपको दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा, यानी कि आपको दंड देना पड़ सकता है। वह किस धारा में वर्णित किया गया है? तो धारा 185 में। याद रखिएगा कि 185 कहता है कि नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। अगला है प्रश्न की वाहन का अनिवार्य बीमा, यानी कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस धारा के तहत अनिवार्य है? जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो किस धारा के तहत अनिवार्य होता है? तो धारा 146। किसके तहत? तो धारा 146 के तहत, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की हेलमेट पहनना किस श्रेणी के चालकों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है? तो वह जगह किसके लिए? तो वह जगह आपका आगे जो आपका जो बाइक चला रहा है उसके लिए एवं पीछे जो आपके बैठे यात्री है उनके लिए, यानी कि उन दोनों के लिए जो है हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। अगला है प्रश्न की ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर न्यूनतम चालान राशि क्या है? ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर न्यूनतम चालान की राशि क्या होती है? तो वह जाएगा आपका 1000 रुपये। कितना हो जाएगा? तो 1000। हिट एंड रन। हिट एंड रन दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को क्षतिपूर्ति कौन प्रदान करता है? तो वह करता है राज्य सरकार। कौन करता है? तो राज्य सरकार। अधिकतम स्पीड लिमिट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? अधिकतम जो आपका स्पीड लिमिट का निर्धारण किया जाता है वह किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ट्रैफिक संकेत में त्रिकोणीय बोर्ड क्या दर्शाता है? ट्रैफिक संकेत में जो आपका त्रिकोणीय बोर्ड होता है वह क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है चेतावनी का संकेत। क्या दर्शाता है? तो चेतावनी का संकेत। अगला है भाग 4। भाग 4 किससे संबंधित है? तो वाहन मोटर वाहन अधिनियम और ट्रैफिक नियम से, याद रखिएगा।
चलिए, तो प्रश्न है कि ओवरलोडिंग यानी कि नियत भार से अधिक सामान लादना क्या कहलाता है? तो ओवरलोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ओवरलोडिंग कहलाता है, याद रखिएगा। वह किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो वह जाएगा आपका धारा 113। धारा 113 के तहत यह दंडनीय है, याद रखिएगा। अगला है कि मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा में वाहन जब्ती का प्रावधान है? तो वाहन जब्ती का प्रावधान किया गया है धारा 207 में। किस में? तो धारा 207 में। अगला है प्रश्न कि बच्चों को स्कूल वैन में ले जाने हेतु निर्धारित अधिकतम गति सीमा क्या है? तो वह जगह अधिकतम पूछे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किस धारा में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग प्रतिबंधित है? यानी कि किस धारा में वर्णित किया गया है कि मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना है? तो वह किया गया है धारा 184 में, यानी कि 184 में यह वर्णित किया गया है। हिट एंड रन दुर्घटना में मृत्यु होने पर पीड़ित के परिजनों को कितने क्षतिपूर्ण राशि जो है वह दी जाती है? तो वह दिया जाता है आपका 2 लाख रुपए। कितना दिया जाता है? तो 2 लाख रुपए दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु यानी कि LMV का यानी कि हल्के मोटर वाहन का कितना निर्धारित किया गया है? तो 18 वर्ष। कितना किया गया है? तो 18 वर्ष किया गया है। PUC प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? PUC प्रमाण पत्र जो है आपका वह किससे संबंधित हो जाएगा? तो वह जाएगा आपका प्रदूषण नियंत्रण से। किससे? तो प्रदूषण नियंत्रण से। मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन के अनुसार बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर दंड कितना है? तो 5000। याद रखिएगा, मोटर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन के अनुसार बिना लाइसेंस के अगर आप लोग वाहन को चलाते हैं तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। वह कितना रुपए का? तो वह जाएगा आपका 5000 रुपये का, याद रखिएगा। ट्रैफिक संकेत में गोल लाल रंग बोर्ड क्या दर्शाता है? ट्रैफिक संकेत में जो गोल लाल रंग होता है यानी कि रेड, वह किसको दर्शाता है? तो वह दर्शाता है आपका आदेश निषेध का, याद रखिए। किसका? तो आदेश निषेध का। अगला है प्रश्न संख्या 170। वाहन चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर मुख्य नियम क्या है? वाहन चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर मुख्य नियम क्या दर्शाता है? तो वह दर्शाता है क्या? तो वह दर्शाता है कि पैदल यात्री को पहले रास्ता देना। क्या दर्शाता है? तो पैदल यात्री को पहले रास्ता देना दर्शाता है, याद रखिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 किससे संबंधित हो जाएगा? तो हेलमेट पहनने से। किससे? तो 100 धारा का संबंध हो जाएगा 129 का, यानी कि हेलमेट पहनने से, याद रखिएगा। लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है? जो आपका लर्नर लाइसेंस होता है उसकी वैधता कितना होता है? तो 6 माह का होता है। कितना का? तो 6 महीने का। ओवरटेक करते समय दाएं से निकलना किस नियम का अनुपालन है? ओवरटेक करते समय दाएं से निकलना या किस नियम का अनुपालन है? तो हो जाएगा धारा 118 का। किसका? तो धारा 118 का। वाहन का बीमा न होने पर दंड क्या है? वाहन का बीमा न होने पर दंड क्या है? तो हो जाएगा 5000 रुपये प्लस 6 महीने का कारावास। याद रखिएगा, 5000 रुपये और 6 महीने का कारावास हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि येलो लाइन सड़क चिन्ह क्या अर्थ होता है? यानी कि येलो लाइन सड़क चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका कि ओवरटेक निषेध, यानी कि ओवरटेक आप नहीं कर सकते हैं। वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट किस प्राधिकरण के द्वारा निर्गत किया जाता है? तो वह किया जाता है RTO के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? तो RTO के द्वारा। अगला है प्रश्न कि बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर न्यूनतम दंड क्या है? बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर न्यूनतम दंड क्या हो जाएगा आपका? तो न्यूनतम दंड हो जाएगा 1000 रुपये, याद रखिएगा। अगला है कि किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है? किस स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है? तो वह किया जा सकता है बार बार नियम के उल्लंघन में, ओवर स्पीड में और नशे में वाहन चलाने में, यानी कि इन सभी में जो है लाइसेंस को निलंबित किया जा सकता है।
एबीएस तकनीक किससे संबंधित है? एबीएस तकनीक जो है वो किससे संबंधित है? तो हो जाएगा ब्रेकिंग सिस्टम से। किससे? तो एबीएस, याद रखिएगा एबीएस हो जाएगा आपका ब्रेकिंग सिस्टम से संबंधित। भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी का पहला सप्ताह में। कब? तो जनवरी के पहले सप्ताह में भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। गाड़ी का चेसिस नंबर कहाँ अंकित होता है? गाड़ी का जो चेसिस नंबर होता है वह कहाँ पर अंकित होता है? तो वाहन के ढांचे पर। कहाँ पर? तो वाहन का ढांचे पर चेसिस नंबर अंकित रहता है। हाईवे पर वाहन पार्क करना क्या है? तो निषेध है। याद रखिएगा हाईवे पर वाहन पार्क करना यह निषेध है। अगला है कि किस संकेत पर चालक को हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र मानना होता है? तो वह जगह कि लाल गोल बोर्ड पर हॉर्न कटा हुआ हो। क्या हो? तो लाल गोल बोर्ड पर हॉर्न कटा हुआ चिन्ह। एयरबैग किस उद्देश्य से प्रयुक्त होता है? एयरबैग जो होता है वो किस उद्देश्य से प्रयुक्त होता है? तो होता है कि दुर्घटना में यात्री की सुरक्षा हेतु। किसके लिए? तो दुर्घटना में यात्री की सुरक्षा हेतु एयरबैग का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 में गुड समर्थितन शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो सड़क पर दुर्घटना पीड़ित को सहायता करने वाला व्यक्ति के लिए। धारा 194 का सी क्या है? तो धारा 194 सी किससे संबंधित है? तो ओवरलोडिंग से। याद रखिएगा धारा 194 का सी ओवरलोडिंग से संबंधित है। स्कूल बस के पीछे स्कूल बस शब्द किस रंग में लिखा होना चाहिए? तो वह लिखा होना चाहिए काला। किस में? तो काला अक्षर में। क्या? तो काला अक्षर में स्कूल बस जो है वो लिखा होना चाहिए। किस गति से अधिक वाहन चलाना रैश ड्राइविंग कहलाता है? तो हो जाएगा निर्धारित गति से अधिक। क्या कहलाता है? तो रेस ड्राइविंग कहलाता है। रियर व्यू मिरर का उद्देश्य क्या है? रियर व्यू मिरर का उद्देश्य हो जाएगा कि पीछे से आ रहे वाहन पर निगरानी। सड़क पर पीली जिग जैग लाइन का संकेत है। क्या हो जाएगा? तो बस स्टॉप यानी कि नो पार्किंग का संकेत हो जाएगा जिग जैग लाइन का, जो कि पीली रंग का होता है। अगला है ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? जो आपका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? तो शराब पीकर वाहन चलाने की जांच हेतु किया जाता है। किसका प्रयोग? तो ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट का। इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर दंड क्या है? तो हो जाएगा 5,000 रुपये जुर्माना। क्या हो जाएगा? तो 5,000 का जुर्माना। आरटीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? आरटीओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ का पूर्ण रूप हो जाएगा। ब्लैक स्पॉट शब्द सड़क सुरक्षा में किसके लिए प्रयुक्त होता है? ब्लैक स्पॉट तो हो जाएगा दुर्घटना प्रधान स्थान में ब्लैक स्पॉट का प्रयोग किया जाता है। वाहन का स्पीड गवर्नर किसे नियंत्रित करता है? तो अधिकतम गति स्पीड को, अधिकतम गति सीमा को वाहन का स्पीड गवर्नर नियंत्रित करता है। अगला है प्रश्न कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर दंड किसे भुगतना होगा? तो वो हो जाएगा आपका वाहन स्वामी यानी अभिभावक को। अगला है प्रश्न रिफ्लेक्टर टैप वाहन के किस हिस्से पर लगाना अनिवार्य है? रिफ्लेक्टर टैप्स जो होता है आपका वह वाहन के किस हिस्से पर लगाना अनिवार्य है? तो पीछे व किनारे पर, पीछे व किनारे पर। हाइड्रोलिक ब्रेक में दाब किस तरल पर आधारित होता है? तो तेल पर हो जाएगा। किसके ऊपर? तो तेल पर आधारित रहता है। अगला है प्रश्न रात में हाई बीम का उपयोग कब वर्जित है? तो वह जगह आपका सामने से वाहन आते समय। कब? तो सामने से वाहन आते समय। और आज का लास्ट है प्रश्न कि सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का अर्थ क्या है? सड़क पर पीली टूटी हुई रेखा का अर्थ हो जाएगा कि ओवरटेक की अनुमति, यानी कि आप ओवरटेक कर सकते हैं, याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आए हैं तो चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 यह हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का दंड कितना है। तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने का दंड वो कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 5,000। कितना हो जाएगा, तो 5,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 3, ओवरलोडिंग वाहन पर अधिनियम की कौन सी धारा लागू होती है। ओवरलोडिंग वाहन पर अधिनियम की कौन सी धारा जो है वो लागू होती है, तो वह धारा लागू होती है 194। कौन सा, तो धारा 194, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 का संबंध किससे है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 का संबंध किससे है, तो वह हो जाएगा कि नशे की हालत में गाड़ी चलाना। याद रखिएगा, नशे की हालत में गाड़ी चलाना यह धारा 185 से संबंधित है। अगला है प्रश्न संख्या 5, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किस उद्देश्य से किया जाता है। ब्रेथ एनालाइजर जो टेस्ट होता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका शराब की मात्रा ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, तो शराब की मात्रा ज्ञात करने हेतु किया जाता है। अगला है प्रश्न कि मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन वर्ष 2019 में सबसे अधिक बढ़ा दंड किस अपराध पर हुआ है। यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुआ है 2019 में वो सबसे अधिक बढ़ा है। वो सबसे अधिक जो दंड हुआ है वो किस पर अपराध पर हुआ है, तो हो जाएगा कि बिना लाइसेंस ड्राइव करने पर यह हुआ है। अगला है प्रश्न संख्या 7, वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया जाता है। वाहन का जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, वह किया जाता है आरटीओ के द्वारा। किसके द्वारा, तो आरटीओ के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि यदि कोई चालक दुर्घटना के बाद पीड़ित को सहायता नहीं करता है, क्या करता है, तो यदि अगर कोई चालक है जो दुर्घटना के बाद पीड़ित को सहायता नहीं करता है तो यह अपराध किस धारा के अंतर्गत आता है, तो यह हो जाएगा आपका धारा 134। कौन सा धारा हो जाएगा, तो धारा 134 के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9, मोटर वाहन बीमा अनिवार्य किस धारा में है। मोटर वाहन बीमा अनिवार्य किस धारा में है, तो वह हो जाएगा आपका धारा 146। धारा 146 में मोटर वाहन बीमा अनिवार्य किया गया है। अगला है प्रश्न कि बिना बीमा वाहन चलाने का न्यूनतम दंड क्या है। बिना बीमा वाहन चलाने का न्यूनतम दंड क्या है, तो वह हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। कितना हो जाएगा, तो 5,000 रुपये हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 11, वाणिज्यिक वाहन में यात्रा करते समय यात्रियों के लिए कौन सी चीज़ अनिवार्य है। वाणिज्यिक वाहन में यात्रा करते समय यात्रियों के लिए कौन सी चीज़ अनिवार्य होती है, तो वह टिकट होती है। क्या होती है, तो टिकट अनिवार्य है। अगला है प्रश्न, दुर्घटना के पश्चात प्रथम सूचना कहाँ दर्ज होती है। दुर्घटना के पश्चात जो प्रथम सूचना दर्ज होती है, यानी कि FIR, वह कहाँ पर दर्ज होती है, तो वह जगह आपका कहाँ पर, तो थाना में। अगला है प्रश्न, वाहन अधिनियम के अंतर्गत लेमिनेटेड नंबर प्लेट अनिवार्य क्यों की गई, तो यह किया गया है क्योंकि चोरी रोकने हेतु किया गया है। किस लिए किया गया है, तो चोरी रोकने हेतु किया गया है। अगला है प्रश्न संख्या 14, धारा 129 का संबंध किससे है। धारा 129 का संबंध किससे हो जाएगा, तो हेलमेट पहनना, यानी कि धारा 129 का संबंध हो जाएगा आपका हेलमेट पहनना से। अगला है प्रश्न संख्या 15, बिना हेलमेट चलाने पर दंड क्या है, तो 1,000 का जुर्माना। क्या है, तो बिना हेलमेट चलाने पर दंड हो जाएगा आपका 1,000 का चालान, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि सीट बेल्ट न लगाने पर दंड क्या है, तो 1,000 रुपये। सीट बेल्ट अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो आपको कितना रुपया दंड के रूप में दिया जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 1,000 रुपया दंड के रूप में जो है आपको देना पड़ेगा। अगला है प्रश्न 17, धारा 119 किस बात से संबंधित है, तो वह जगह आपका ट्रैफिक संकेत का पालन करना। ट्रैफिक संकेतों का पालन से संबंधित धारा 119 है। अगला है प्रश्न संख्या 18, भारत में वैध ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम आयु कितनी है, तो वह जगह आपका वैध, यानी कि LV, यानी कि लाइट व्हीकल का, तो वह जगह आपका कितना, तो 18 वर्ष है। कितना है, तो 18 वर्ष हो जाएगा। वाणिज्यिक वाहन चलाने की न्यूनतम आयु क्या है, तो वह जगह आपका 21 वर्ष। याद रखिएगा, वाणिज्यिक वाहन चलाने की न्यूनतम आयु सीमा आपका 21 वर्ष हो जाएगा। लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, तो कितना होता है, तो 6 महीना। याद रखिएगा कि अगर लर्नर लाइसेंस की वैधता अगर कोई पूछे तो हो जाएगा आपका
6 महीना। अगला है प्रश्न संख्या 21 की परमानेंट लाइसेंस पाने से पूर्व लर्नर लाइसेंस पर कम से कम कितने दिन तक अभ्यास आवश्यक है? तो 30 दिन तक। कितना दिन तक? तो 30 दिन हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 किस अपराध पर लागू होती है? तो वह होती है सामान्य उल्लंघन पर। किस पर? तो सामान्य उल्लंघन पर आधारित होती हैं। वाहन पर नंबर प्लेट का रंग यदि पीली प्लेट पर काले अंक हो तो वह किस प्रकार का वाहन है? याद रखिएगा कि वाहन पर जो आपका नंबर प्लेट होता है वह पीला प्लेट पर हो और किस रंग का हो? तो काले अंक का हो, तो वह किस प्रकार का वाहन हो जाएगा? तो वह जाएगा टैक्सी यानी कि वाणिज्यिक वाहन। अगला है प्रश्न की BSVI मानक किससे संबंधित है? तो प्रदूषण उत्सर्जन से। किससे हो जाएगा? तो प्रदूषण उत्सर्जन से, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न की गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी कि PUC प्रमाण पत्र कितनी अवधि के लिए मान्य है? तो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका गाड़ी का पॉल्यूशन, वो हो जाएगा आपका कितना? तो 6 महीना। कितना हो जाएगा? तो 6 माह तक। बिना परमिट वाहन चलाने का दंड क्या है? तो हो जाएगा आपका बिना परमिट वाहन चलाने का दंड तो 10,000 रुपये। कितना? तो 10,000 रुपये याद रखिएगा। वाहन की बीमा राशि दुर्घटना के समय किसे दी जाती है? वाहन की जो बीमा राशि होती है वह दुर्घटना के समय किससे दी जाती है? तो हो जाएगा आपका पीड़ित व्यक्ति को। किसको? तो पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। दुर्घटना पीड़ित को उपचार हेतु निकटतम अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो हो जाएगा वाहन चालक को। किसका? तो वाहन चालक को जिम्मेवारी है, याद रखिएगा। वाहन अधिनियम 2019 में हिट एंड रन मामले में मुआवजा राशि क्या है? तो हो जाएगा मृत्यु पर 2 लाख रुपए और घायल पर कितना? तो 1 लाख रुपए। कितना हो जाएगा? तो अगर मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा और अगर घायल होता है कोई तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगला है प्रश्न की ड्राइविंग टेस्ट किसके समक्ष देना होता है? जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है वो किसके समक्ष देना होता है? तो वह देना होता है आपका मोटर यान निरीक्षक के, यानी कि मोटर यान जो निरीक्षक होते हैं उनके ही सामने आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होता है। अगला है प्रश्न कि यदि कोई चालक लाइसेंस निलंबन अवधि में वाहन चलाता है तो यह अपराध किस श्रेणी का है? यदि कोई चालक जो है आपका लाइसेंस निलंबन अवधि में वाहन को चलाता है तो वह अपराध है और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो यह हो जाएगा कि गंभीर उल्लंघन हुआ है। क्या हुआ है? तो गंभीर उल्लंघन हुआ है। अगला है प्रश्न की गाड़ी में फास्टैग का उद्देश्य क्या है? तो गाड़ी में फास्टैग लगा रहता है, उसका उद्देश्य क्या है? तो आप लोग जान जाइए कि उसका उद्देश्य हो जाएगा कि टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, यानी कि आपको जो है अलग से भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यानी कि वहाँ पर जो है आपके शीशा पर फास्टैग का लोगो लगा रहता है और स्कैनर, वहाँ से आपको डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट काट लिया जाता है। इसीलिए जो उसका फास्टैग का उद्देश्य हो जाएगा कि टोल टैक्स इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। अगला है प्रश्न धारा 190 के खंड 2 किससे संबंधित है? धारा 190 का जो 2 है वह किससे संबंधित है? तो हो जाएगा प्रदूषण मानक उल्लंघन से। किससे? तो प्रदूषण मानक उल्लंघन से संबंधित हो जाएगा। धारा 206 के खंड 4 में क्या प्रावधान है? तो इसका प्रावधान है कि लाइसेंस निलंबन। धारा 206 के खंड 4 में लाइसेंस निलंबन का प्रावधान किया गया है। अगला है कि दुर्घटना में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि। दुर्घटना में क्षतिपूर्ति की अधिकतम राशि तय करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो हो जाएगा किसके पास? तो क्लेम ट्रिब्यूनल के पास हो जाएगा। जो क्लेम करता है उसके पास, याद रखिएगा। अगला है कि किस प्रकार के अपराध पर वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया जाता है? किस अपराध पर? तो हो जाएगा कि फिटनेस न होना। क्या होना? तो फिटनेस न होना। इसमें जो है आपको वाहन को जब्त कर लिया जाता है। ब्लैक बॉक्स अनिवार्य रूप से किस प्रकार के वाहन में लगाया जा रहा है? ब्लैक बॉक्स जो है ना आपका वह किस प्रकार के वाहन में लगाया जा रहा है? तो वह लगाया जा रहा है आपका वाणिज्यिक भारी वाहन में। किस में? तो वाणिज्यिक भारी वाहन में लगाया जाता है। सड़क सुरक्षा परिषद यानी कि रोड सेफ्टी काउंसिल का गठन कब हुआ? तो 1973 में। सड़क सुरक्षा परिषद का गठन 1973 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला है कि मोटर वाहन कर वसूलने का अधिकार किससे है? तो वह जगह आपका किससे? तो राज्य सरकार को। किसके पास है? तो राज्य सरकार के पास है, याद रखिएगा, कर वसूलने का अधिकार।
अगला है प्रश्न की गाड़ी के पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी की वैधता निजी वाहन के लिए कितनी होती है। तो गाड़ी की अगर मान लीजिए आप लोग अगर न्यू गाड़ी कोई भी गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें जो है आपका पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है, जिसे शॉर्टकट में आरसी कहते हैं। उसका जो अवधि होता है यानी कि वैधता की वो कितने वर्षों का होता है, तो वो होता है आपका 15 वर्षों का। कितने वर्षों का, तो 15 वर्षों का होता है। वाहन मालिक की मृत्यु होने पर आरसी ट्रांसफ़र की अवधि कितनी है, तो 30 दिन। अगर मान लीजिए अगर कोई वाहन जो है एक आदमी ने खरीदा यानी कि किसी व्यक्ति ने एक गाड़ी को खरीदा और उसका क्या हो गया, तो मृत्यु हो गया, तो वह जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि वह दूसरे के नाम करता है। यानी कि मान लीजिए कोई ए नाम के व्यक्ति है और वह उसका मृत्यु हो गया और उस गाड़ी को जो है वह बी नाम के व्यक्ति से जो है वह बेच रहा है, तो वह बेचने में जो ट्रांसफ़र करेगा वह कितने दिन के अंदर हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 30 दिन। याद रखिएगा कितना दिन, तो 30 दिन। अगला है प्रश्न की अगर वाहन सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, क्या करता है, तो अगर वाहन जो है आपका सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होकर दूसरे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो मुआवजा कौन देगा, तो इसका मुआवजा जो है आपका वह बीमा कंपनी देती है। कौन देती है, तो बीमा कंपनी देती है। याद रखिएगा यानी कि आप लोग इंश्योरेंस जो करवाते हैं वही आपको वह मुआवजा देती है। अगला है प्रश्न की चालान किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 43 है कि चालान जो है आपका किस अधिनियम के अंतर्गत जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है मोटर वाहन अधिनियम के तहत। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व ई चालान प्रणाली किस वर्ष से लागू हुई। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व ई चालान प्रणाली जो है आपका वह किस वर्ष से लागू हुई है, तो वह लागू किया गया है 2019 से। कब से किया गया है, तो 2019 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला है प्रश्न की हिट एंड रन मामले की जांच किसके द्वारा की जाती है, वह किया जाता है थाना प्रभारी के द्वारा। हिट एंड रन जो मामला होता है वो थाना प्रभारी के द्वारा जांच की जाती है। अगला है प्रश्न की किस धारा के अंतर्गत चालान को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। किस धारा के अंतर्गत जो है चालान को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो वह हो जाएगा आपका धारा 208। क्या हो जाएगा, तो धारा 208 के अंतर्गत जो है वो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगला है प्रश्न कि वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक लाइसेंस को कौन निरस्त कर सकता है। वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक लाइसेंस को कौन निरस्त कर सकता है, तो परिवहन का आयुक्त। याद रखिएगा परिवहन आयुक्त निरस्त कर सकता है। अगला है प्रश्न कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 किससे संबंधित है, तो हो जाएगा समझौता या जुर्माना से। किससे, तो समझौता या जुर्माना से। आगे है कि यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में मारा जाता है, क्या होता है, तो अगर कोई व्यक्ति है वह दुर्घटना में मारा जाता है और वाहन जो है चालक भाग जाता है, क्या होता है, तो वाहन चालक भाग जाता है, तो यह अपराध किस श्रेणी में आता है, तो यह हो जाएगा कि संज्ञेय अपराध। क्या, तो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा यह। अगला है कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 का संबंध किससे है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 132 का संबंध अगर पूछे तो किससे है, तो पुलिस अधिकारी के आदेश पर रुकना। क्या, तो पुलिस अधिकारी के आदेश पर रुकना यह किससे संबंधित है, तो धारा 132 से। अगला है भाग 2। भाग 2 में दिया गया है ट्रैफिक नियम, तो ट्रैफिक नियम से संबंधित 50 प्रश्न है। आगे है प्रश्न संख्या 51। उल्टे त्रिकोण आकार का ट्रैफिक साइन किसका प्रतीक है, तो मार्ग देना। किसका, तो मार्ग देना यानी कि गिववे का। अगला है कि लाल गोल सर्कल में बनी सफ़ेद पृष्ठभूमि का संकेत सामान्यतः क्या दर्शाता है। लाल गोल सर्कल में क्या है, तो लाल गोल सर्कल है, इसमें क्या है, तो बनी एक सफ़ेद पृष्ठभूमि का संकेत जो है वो क्या दर्शाता है, तो निषेधाज्ञा। क्या है, तो निषेधाज्ञा। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की स्टॉप बोर्ड का रंग संयोजन क्या होता है। स्टॉप बोर्ड का जो रंग होता है वो उसका संयोजन क्या होता है, तो होता है कि लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर। क्या होता है, तो लाल पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर होता है। अगला है प्रश्न कि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती का अर्थ है। पीली बत्ती का क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि धीरे होकर सावधानी से गुजरना। क्या होगा, तो धीरे होकर सावधानी से गुजरना, यह किसका संकेत है, तो पीली बत्ती का। अगला है प्रश्न कि स्कूल क्षेत्र में निर्धारित गति सीमा सामान्यतः कितनी होती है।
स्कूल क्षेत्र में निर्धारित गति सीमा कितना होता है? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। कितना? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जेब्रा क्रॉसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो पैदल यात्री पारागमन हेतु। क्या हो जाएगा? तो पैदल यात्री पारगमन हेतु हो जाएगा जेब्रा क्रॉसिंग का उद्देश्य। अगला है प्रश्न, यातायात में राइट ऑफ वे क्या हो जाएगा? तो यातायात में राइट ऑफ वे का आशय क्या है? तो इसका आशय हो जाएगा कि पहले जाने का कानूनी अधिकार। क्या हो जाएगा? तो पहले जाने का कानूनी अधिकार। आपातकालीन वाहन को प्राथमिकता देना किस धारा में है? तो धारा 119 में हो जाएगा। किस में? तो धारा 119 में है। अगर मान लीजिए आपातकालीन वाहन एम्बुलेंस हो गया, पुलिस की गाड़ी हो गया, ये सबको जो है आपको प्राथमिकता देना है और ये किस धारा में उपबंध किया गया है? तो धारा 119 में। यह आपका क्या है? तो यह आपका प्राथमिक कार्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि यदि सिग्नल लाल है, क्या है? तो सिग्नल आपका लाल है और पुलिसकर्मी हाथ से जाने का इशारा करे तो चालक को क्या करना चाहिए? यदि मान लीजिए कि सिग्नल आपका लाल दिया गया है और पुलिसकर्मी जो है आपको हाथ से जाने का जो है आपका इशारा कर रहे हैं तो चालक को क्या करना चाहिए? तो चालक को क्या करना चाहिए? तो पुलिस आदेश मानना होगा, यानी कि जो पुलिस कहेगी उसको मानना पड़ेगा। किसको? तो चालक को, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि नो ओवरटेकिंग का चिन्ह किस रूप में प्रदर्शित होता है? नो ओवरटॉकिंग का चिन्ह जो है आपका वह किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो वह हो जाएगा आपका लाल वृत्त में 2 गाड़ियां का चित्र। क्या हो जाएगा? तो लाल वृत्त में 2 गाड़ियां का चित्र। अगला है प्रश्न कि रात में हाई बीम का अत्यधिक प्रयोग किस धारा का उल्लंघन है? रात में हाई बीम का अत्यधिक प्रयोग किस धारा का उल्लंघन है? तो धारा 119 का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि धारा 119 का रात में हाई बीम का अत्यधिक प्रयोग जो है उल्लंघन किया गया इसमें। अगला है प्रश्न कि राउंड अबाउट यानी कि गोल चक्कर पर प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो यह दिया जाता है कि पहले से गोल चक्कर में घूम रहे वाहन को दिया जाता है। हरे तीर का संकेत क्या होता है? तो उस दिशा में आगे बढ़ना, जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में जो है आपको आगे बढ़ना होगा। किसका संकेत है? तो हरे तीर का। किसका? तो हरे तीर का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न कि रेलवे फाटक पार करते समय चालक को क्या करना चाहिए? रेलवे फाटक आप लोग अगर पार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि चालक को क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? तो पहले रुक कर दोनों ओर देखना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो पहले रुकना चाहिए और दोनों ओर देखना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि सीधा फाटक खुले या ना खुले हमको जाने का बेचैन है, यानी कि इसी में जो है आपका रेल दुर्घटना हो जाता है। चलिए अगला है प्रश्न कि 3 लेन वाले मार्ग में ओवरटेक सामान्यतः किस लेन से करना चाहिए? 3 लेन वाले मार्ग में ओवरटेक जो है आपका किस लेन से करना चाहिए? अगर मान लीजिए एक ये लेन है, फिर एक ये लेन है और एक ये लेन है, तो ओवरटेक जो है आपको किस लेन में करना चाहिए? तो दाएं लेन से। किस लेन से? तो दाहिना वाला लाइन से। कहाँ जाना चाहिए? तो दाहिना वाले लाइन में जाना चाहिए, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि किसी वाहन को हाईवे पर पीछे से पास करते समय चालक को क्या करना चाहिए? अगर मान लीजिए किसी वाहन को जो है हाईवे पर पीछे से पास करते समय चालक को क्या करना चाहिए? तो हॉर्न दे देना चाहिए, लाइट डिप डिप करनी चाहिए और सुरक्षित दूरी बनानी चाहिए, यानी कि इन तीनों को अपनाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है प्रश्न कि नो पार्किंग का चिन्ह किस प्रकार का होता है? नो पार्किंग का चिन्ह जो होता है वह किस प्रकार का होता है? तो वह होता है आपका नीला गोल चिन्ह और लाल क्रॉस होता है, याद रखिएगा। नीला गोल चिन्ह होता है और लाल क्रॉस होता है। अगला है प्रश्न कि ध्वनि प्रदूषण से बचने हेतु हॉर्न निषेध क्षेत्र सामान्यतः कहाँ घोषित किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण से बचने हेतु हॉर्न निषेध क्षेत्र सामान्यतः कहाँ घोषित किया जाता है? तो वह किया जाता है अस्पताल व विद्यालय क्षेत्र में। कहाँ पर? तो अस्पताल व विद्यालय क्षेत्र में किया जाता है। अगला है प्रश्न कि पैदल यात्री को सड़क पार कराने का दायित्व किसका है? अगर मान लीजिए कि पैदल यात्री कोई सड़क पार कर रहा है तो इसका दायित्व जो होगा वो किसको होगा? तो हो जाएगा चालक को, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले किशोर के विरुद्ध दंड किसे भुगतना होता है? और मान लीजिए कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन कोई करता है तो उस किशोर के विरुद्ध जो है वो दंड किसे भुगतना होगा? तो होगा वाहन मालिक को या अभिभावक को। अगला है कि हाईवे पर ट्रक व भारी वाहन के लिए न्यूनतम लेन कौन सी मानी जाती है? हाईवे पर
ट्रक व भारी वाहन के लिए न्यूनतम लेन कौन सी मानी जाती है? तो हो जाएगा आपका बाएं लेन। कौन सा? तो बाएं लेन हो जाएगा। कौन सा? तो बाएं लेन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, स्पीड ब्रेकर को ट्रैफिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? स्पीड ब्रेकर को ट्रैफिक विज्ञान में क्या कहा जाता है? तो हम्प कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम्प। याद रखिएगा, स्पीड ब्रेकर को ट्रैफिक विज्ञान में हम्प कहा जाता है। अगला है प्रश्न की वाहन की पीछे वाली लाल रोशनी यानी कि टेल लैंप का उद्देश्य क्या है? वाहन के पीछे वाली लाल रोशनी का जो बल्ब होता है उसका उद्देश्य क्या है? तो जाएगा कि पीछे वाले को सतर्क करना। क्या? तो पीछे वाले को सतर्क करना। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति, अगर मान लीजिए वाहन चालक जो है वो अपना ब्रेक मारता है गाड़ी का, तो पीछे वाला जो आपका लाइट है वो रोशनी वो किस रंग का जलेगा? तो लाल जलेगा। याद रखिएगा, यानी कि वो संकेत देता है कि गाड़ी पे भी ब्रेक लगा हुआ है, यानी कि आगे वह रुकने की संभावना होती है। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की ट्रैफिक सिग्नल पर बत्ती गुल हो जाता है। क्या हो जाता है? तो बत्ती गुल हो जाता है। तो प्राथमिक नियम क्या होता है? तो यह नियम क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट गो, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, या फिर पुलिस आदेश की प्रतीक्षा। याद रखिएगा, ट्रैफिक सिग्नल पर बत्ती जो है गुल हो जाती है तो प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो हो जाएगा कि पुलिस आदेश की प्रतीक्षा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा राइट हैंड रूल। याद रखिएगा, पुलिस प्रतीक्षा नहीं होगा, राइट हैंड रूल हो जाएगा। चलिए अगला है कि यू टर्न लेने हेतु चालक को क्या करना चाहिए? यू टर्न लेने हेतु चालक को क्या करना चाहिए? तो यह हो जाएगा कि हैंड सिग्नल देना और इंडिकेटर जलाना, यानी कि इन दोनों को उपयोग करना चाहिए। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, यदि चालक थकान की स्थिति में है तो सबसे सुरक्षित कदम क्या है? यदि चालक जो है थकान की स्थिति में है तो सबसे सुरक्षित कदम क्या है? तो सबसे सुरक्षित हो जाएगा कि वाहन रोककर आराम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो वाहन को रोककर और आराम करना चाहिए। अगला है प्रश्न कि गीली सड़क पर ब्रेक लगाने की सर्वाधिक सुरक्षित तकनीक क्या है? गीली सड़क पर ब्रेक लगाने की सर्वाधिक सुरक्षित तकनीक क्या है? तो बार बार हल्का ब्रेक लगाना। क्या करना? तो बार बार हल्का ब्रेक लगाना चाहिए। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जनवरी में। याद रखिएगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किस धारा का उल्लंघन है? तो धारा 184 का। याद रखिएगा, आप लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो किस धारा का उल्लंघन हो जाएगा? तो धारा 184 का, यानी कि 184 हो जाएगा उल्लंघन। हाईवे पर सॉलिड येलो लाइन का आशय क्या है? तो ओवरटेक वर्जित, यानी कि ओवरटेक आपको नहीं करना होगा। जब सड़क पर कोई ट्रैफिक चिन्ह न हो तो वाहन को किस ओर चलना चाहिए? जब सड़क पर कोई ट्रैफिक चिन्ह न हो तो वाहन को किस ओर चलना चाहिए? तो बाएं ओर चलना चाहिए। किस ओर? तो बाएं ओर। याद रखिएगा। 82 कि ब्लाइंड टर्न पर चालक को क्या करना चाहिए? ब्लाइंड टर्न पर क्या करना चाहिए? तो हॉर्न बजाना चाहिए, धीमी करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी चीज़ को अपनाना चाहिए। अगला है प्रश्न की वाहन की हैजर्ड लाइट का उपयोग कब किया जाता है? तो वह किया जाता है कब? तो आपातकालीन स्थिति में या फिर खराबी स्थिति में किया जाता है। किसका उपयोग? तो हैजर्ड लाइट का उपयोग। अगला है प्रश्न, ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करने हेतु कौन सा उपकरण गाड़ी में लगाया जाता है? ओवर स्पीडिंग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण जो है आपके गाड़ी में लगाया जाता है? तो वह लगाया जाता है स्पीड गवर्नर। क्या लगाया जाता है? तो स्पीड गवर्नर को लगाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है प्रश्न, सड़क पर ब्लिंकिंग रेड लाइट। सड़क पर ब्लिंकिंग रेड लाइट का अर्थ क्या होता है? तो पूरी तरह रुकना। क्या हो जाएगा? तो पूरी तरह रुकना हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 86, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक चिन्ह प्रणाली किस संगठन ने निर्धारित की है? अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रैफिक चिन्ह है उसको किस संगठन ने निर्धारित किया है? तो वह किया है वियना कन्वेंशन ने। याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन ने। अगला है प्रश्न कि यदि पुलिसकर्मी हाथ ऊंचा उठाए, क्या करे? तो पुलिसकर्मी अपना हाथ जो है वो ऊंचा उठाए तो इसका अर्थ क्या होता है? तो सभी दिशाओं से रुकना। क्या हो जाएगा? तो सभी दिशाओं से रुकना हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, रात्रि में गाड़ी चलाते समय सामने से वाहन आते देख चालक को क्या करना चाहिए? यदि मान लीजिए कि रात्रि में कोई गाड़ी चलाता है और उस गाड़ी चलाते समय जो सामने से वाहन आते को देख लेता है तो चालक को क्या करना चाहिए? तो लो बीम पर स्विच करना चाहिए। लो बीम पर स्विच को करना चाहिए। याद रखिएगा। अगला है प्रश्न की भारतीय सड़क नियमावली में गोल्डन रूल किसे कहा जाता है? गोल्डन रूल जो है किसको कहा जाता है? तो बाएं चलना। बाएं चलना को गोल्डन रूल कहा जाता है। याद रखिएगा।
पैदल यात्री को प्राथमिकता कहाँ दी जाती है? तो जेब्रा क्रॉसिंग पर। कहाँ पर? तो जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्री को प्राथमिकता दिया जाता है। सड़क के किनारे बनी सफ़ेद टूटी रेखा का संकेत है। सड़क के किनारे बनी सफ़ेद टूटी रेखा का क्या संकेत है? तो लेन डिवाइडर का। क्या हो जाएगा? तो लेन डिवाइडर का संकेत हो जाएगा। अगला है प्रश्न, वाहन का ब्लाइंड स्पॉट। वाहन का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो क्या होता है? तो होता है कि चालक की दृष्टि से अदृश्य क्षेत्र। क्या हो जाएगा? तो चालक की दृष्टि से अदृश्य क्षेत्र हो जाएगा। अगला है प्रश्न, ट्रैफिक कैलिमिंग डिवाइस का उदाहरण है कि स्पीड ब्रेकर। क्या हो जाएगा? तो स्पीड ब्रेकर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न कि ओवरलोडेड वाहन सड़क पर किस प्रकार की समस्या पैदा करते हैं? ओवरलोडेड जो वाहन होते हैं वो सड़क पर किस प्रकार की समस्या को पैदा करते हैं? तो वह दुर्घटना का खतरा को बढ़ाते हैं, सड़क की गति को क्षति को बढ़ाते हैं और प्रदूषण ज़्यादा करते हैं, यानी कि इन सभी चीज़ पर जो है वो अपनी समस्या को है पैदा करते हैं, याद रखिएगा। अगला है प्रश्न, राउंड अबाउट में प्रवेश करने वाले वाहन को क्या करना चाहिए? राउंड अबाउट में प्रवेश करने वाले वाहन को क्या करना चाहिए? तो उसको जो है पहले से चल रहे वाहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगला है प्रश्न, येलो बॉक्स जंक्शन। येलो बॉक्स जंक्शन का उद्देश्य क्या है? तो जाम को रोकना। क्या हो जाएगा? तो जाम रोकना येलो बॉक्स जंक्शन का उद्देश्य। अगला है प्रश्न कि धारा 184 का संबंध किससे है? तो खतरनाक ड्राइविंग से। किससे हो जाएगा? तो खतरनाक ड्राइविंग से, याद रखिएगा, धारा 184 का संबंध है। अगला है प्रश्न कि चालक के वाहन चलाने योग्य समय को नियंत्रित करने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? चालक के वाहन चलाने योग्य समय को नियंत्रित करने हेतु कौन सा उपकरण जो है प्रयोग होता है? तो टैकोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो टैकोग्राफ हो जाएगा। और आज का लास्ट है प्रश्न संख्या 100 कि सड़क पर पीली टूटी रेखा का संकेत है। सड़क पर पीली टूटी रेखा का संकेत क्या हो जाएगा? तो सीमित ओवरटेक अनुमति।